तो थ्री डी स्पेस के अंदर अगर हमारा कोई भी प्लेन अगर एग्जिस्ट करता है, उसको यूनिक बनाने के लिए या फिर उसका इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने टाइप्स है जी? तीन तरीके रहेंगे। तीनों तरीकों को वन बाय वन अंडरस्टैंड कर लो। सबसे पहला वाला तरीका, हमें कोई भी एक पॉइंट चाहिए रहेगा जिसके थ्रू प्लेन जाएगा, एंड हमें एक क्या चाहिए रहेगा जी? हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए रहेगा। ये दोनों चीजें चाहिए रहेंगी। अब ये नॉर्मल वेक्टर जरूरत क्यों रहता है? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे थ्री डी स्पेस के अंदर एक प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे एक ऐसा वेक्टर चूज करना है जो यूनिक रहेगा फॉर दिस प्लेन। इस प्लेन के ऊपर अगर मैंने कोई भी अगर वेक्टर ले लिया, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ऊपर से ये इसी प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए प्लेन को ये सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। बट एक प्लेन के ऊपर कितने वेक्टर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकता है। तो यूनिक कोई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेट जैसे हम बोल रहे कि ये जो प्लेन के ऊपर वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, ये प्लेन के साथ कौन सा वाला एंगल बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। ये मिनिमम एंगल हो गया। मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है? व्हाट इफ अगर मैं इस प्लेन को परपेंडिकुलर, मैक्सिमम एंगल पॉसिबल क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। क्योंकि अगर कोई रैंडमली अगर ऐसा वेक्टर डाला गया तो ये जो भी एंगल बनाएगा इसके साथ, लेट जैसे थीटा, थीटा विल बी बिटवीन 0 टू 90 रहेगा। बट मैक्सिमम एंगल पॉसिबल क्या रहेगा? 90 ही रहेगा। ठीक है। तो हमारे पास चॉइस क्या था शुरुआत से? अगर हम प्लेन का इक्वेशन बनाने के लिए किसी भी एक वेक्टर को यूज करना चाहते हैं, तो हमारा जो भी वेक्टर रहेगा सबसे पहले वो प्लेन के रिलेशन में कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। हम जब भी मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल की बात कर रहे हैं, कोई भी एक वेक्टर हमारे इस प्लेन के साथ मिनिमम एंगल कितना बनाएगा? 0। वैरी करेगा थीटा के साथ, तो मैक्सिमम एंगल कहां तक बना सकता है? 90 तक बना सकता है। अब इस पे से दो पार्ट्स के ऊपर फोकस करो। जैसे कि हमने ये जो पहला वाला वेक्टर लिया, लेट्स जस्ट से दिस इज वेक्टर ए, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है दिस इज वेक्टर एन। ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या बनेगा? कम ऑन, 90 डिग्री बनेगा। और जो 90 डिग्री रहता है उनका डॉट डॉट क्या होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 हो जाता है। मतलब ये वेक्टर ए के जैसे मैं यहां पर कैसा भी वेक्टर ले लूं जो प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, A1, A2, B1, C1, ऐसे अनगिनत इनफिनिट वेक्टर्स रहेंगे। बट सबका डॉट प्रोडक्ट, ये जो वेक्टर n है इसके साथ हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। रिलेशन समझ में आ रहा है? वेक्टर n, वाई वेक्टर n इज अ यूनिक वेक्टर। ठीक है। वेक्टर n के साथ हमारे प्लेन के ऊपर का कोई भी वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वो हमेशा 0 ही आएगा। ऊपर से वेक्टर n मतलब इट इज अ मैक्सिमम एंगल दैट इज पॉसिबल बिटवीन अ वेक्टर एंड प्लेन। ये समझ में आ रहा है? तो हम जब भी किसी प्लेन का इक्वेशन बनाने के लिए जा रहा है, हमें कौन हेल्प करता है जी? एक नॉर्मल वेक्टर। अ वेक्टर विच इज नॉर्मल। नॉर्मल का यहाँ पर मतलब क्या है मैथमेटिक्स के अंदर? परपेंडिकुलर। जैसे कि यूनिटी का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर क्या रहता है? 1 रहता है। यूनिक का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर क्या रहता है? 1 रहता है। सिमिलरली मैं नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। एक प्लेन को परपेंडिकुलर सिर्फ ऐसे दो रह सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। बट डायरेक्शन मतलब सिर्फ अपोजिट है। माइनस साइन डाल देंगे तो हो जाएगा। मतलब ये ऊपर अगर प्लस है ना, तो ये नीचे की साइड पे क्या आएगा? ये माइनस वेक्टर है ना आएगा। बट किसी भी एक प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब एक यूनिक वेक्टर रहेगा। तो ये यूनिक वेक्टर नॉर्मल क्यों है वो समझ में आ गया? परपेंडिकुलर ही क्यों लेते हैं? ओके। अब हमें एक नॉर्मल वेक्टर पता है, हमें नॉर्मल वेक्टर पता है। ये जरूरी क्यों है वो तो समझ में आ गया। अब पॉइंट का फायदा क्या रहता है वो देखते हैं। इस नॉर्मल वेक्टर n को परपेंडिकुलर प्लेन्स देखो कितने रहेंगे?
इनफाइनाइट रहेंगे ना। मेरा अगर एक नॉर्मल वेक्टर एन दिया हुआ है, इसको परपेंडिकुलर वेक्टर्स कितने रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे। अब उसमें से एक पॉइंट के थ्रू जाने वाला तो एक ही वेक्टर रहेगा, सॉरी एक ही प्लेन रहेगा। इस वेक्टर एन को वी हैव 1 2 3, लेट्स जस्ट से इसको पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3, प्लेन को हम पाई से दिखाते हैं। दिस इज प्लेन 1 प्लेन 2 एंड प्लेन 3 एंड दिस इज माय पॉइंट, लेट्स जस्ट से P। वेक्टर एन को इनफाइनाइट प्लेन्स परपेंडिकुलर रहेंगे, बट पॉइंट P के थ्रू जाने वाला एंड वेक्टर एन को परपेंडिकुलर रहने वाला तो वन एंड ओनली वन रहेगा। इसलिए पहला वाला तरीका हम पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर, दिस इज जस्ट एज सेम एज जो हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म रहता है ना स्ट्रेट लाइन का, उसके साथ मैच करेगा। स्लोप पॉइंट की जगह पर वेक्टर पॉइंट इक्वेशन। ये समझ में आ गया पहला वाला तरीका, और डिटेल में देखने वाला है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या रहते हैं वो देख रहे हैं एक बार। नेक्स्ट हमने एक तरीका ऑलरेडी देखा था, 3 पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला प्लेन हमेशा यूनिक रहता है। बट देखो 3 पॉइंट्स के चक्कर में क्या होता है, हमें नॉर्मल वेक्टर इजीली मिलेगा क्या, इजीली तो नहीं मिलने वाला। तो 3 पॉइंट्स के चक्कर में हम क्या करते हैं वो देख लो एक बार। लेट्स जस्ट से ये मेरा प्लेन है पाई, इसके ऊपर मेरे पॉइंट्स है जी ए बी एंड सी। ये तीनों पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला ये प्लेन है, यूनिक है। अब इसका इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे, पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या होना चाहिए जी, नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। मैं यहाँ पर ए बी सी पता होने की वजह से वेक्टर ए बी बनाऊंगा और वेक्टर ए सी बनाऊंगा, पहला वाला तरीका। नेक्स्ट मेरा जो भी वेक्टर एन रहेगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी एज वेल एज ए सी। हमें वेक्टर एन चाहिए, ए बी और ए सी पता है, सच दैट वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो ऐसा कौन सा काम करता है हम वेक्टर के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब मैं ए बी क्रॉस ए सी करूंगा तो मुझे किसका मिल जाएगा, वेक्टर एन का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये क्लियर है। और जैसे ये वेक्टर एन मिल गया मतलब हमें नॉर्मल वेक्टर मिल गया। एक पॉइंट चाहिए, हमारे पास कितने अवेलेबल है, 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, तो हम इनको सीधा यूज कर लेंगे। दिस मैचेस विद जो हमारा 2 पॉइंट फॉर्म है उसकी जगह पर यहाँ पर हमारा कौन सा वाला फॉर्म है, प्लेन का 3 पॉइंट फॉर्म। इस स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट इंटरसेप्ट वाला फॉर्म तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड वाला ये क्रूशियल पार्ट है, जब कुछ भी दिया नहीं रहता, वी डोंट हैव नॉर्मल वेक्टर, वी डोंट हैव 3 पॉइंट्स, वी डोंट इवन हैव इंटरसेप्ट्स, तब हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर एक फॉर्मेट देखा था जी, नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। दिस परपेंडिकुलर फॉर्म वाज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, याद आ रहा है। परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर स्ट्रेट लाइन के हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते थे। सिमिलरली यहाँ पर 3D के अंदर हम इस ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारा तीसरा वाला फॉर्मेट रहेगा जी नॉर्मल फॉर्म। ये तीनों हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं, जिस तरीके से लिखे हुए हैं उसकी वजह से उनका कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है, बट अकॉर्डिंग टू हमारा गिवन डेटा क्या है हम फॉलो करेंगे। ये क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन, हेडिंग डालो। और एज यूजुअल बताने की जरूरत नहीं है, 3D के अंदर हमारा सिर्फ एक टाइप का इक्वेशन नहीं रहता है। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने देखा था हमारा वेक्टर फॉर्म भी था एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म भी था।
सिमिलर चीजें यहाँ पर होने वाली है। हमारे प्लेन का भी एक वेक्टर फॉर्म रहेगा और एक कार्टेशियन फॉर्म रहेगा। तो उसमें से पहला वाला ये देखेंगे जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू गिवन पॉइंट and normal to given vector। ये पहला टाइपोलॉजी ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेक्टर फॉर्मेट। अब कोई भी अगर गिवन पॉइंट रहेगा तो पॉइंट का वेक्टर फॉर्मेट में हमें क्या मिलता है, एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा। कार्टेशियन फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, वेक्टर फॉर्मेट में पोजीशन वेक्टर रहेगा। और ये जो नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर रहेगा ये क्या लेकर आएगा जी, हमारा डायरेक्शन रेशियोज लेकर आएगा, सच दैट direction ratios of given vector is perpendicular to given plane। यहाँ पर नॉर्मल का मतलब समझ में आ रहा है। So let's start with a statement। Vector equation of a plane through a point with position vector A and perpendicular to given vector N is vector R minus vector A dot with vector N is equal to 0, or vector R dot vector N is equal to vector A dot vector N। स्टेटमेंट लिख लिया, कुछ समझ में नहीं आया, डोंट वरी, अब डायग्राम के ऊपर फोकस करो, आपको एक आइडिया आ जाएगा। अभी डायग्राम भी मत बनाओ, पहले सिर्फ ध्यान दो। हमें गिवन वेक्टर कौन सा दिया हुआ है जी, वेक्टर एन। वेक्टर एन को परपेंडिकुलर कितने प्लेन्स हो सकते हैं जी, इन्फिनिट प्लेन्स हो सकते हैं। उसमें से एक प्लेन को हमने चूज कर लिया जी। दिस प्लेन इज सच दैट इट आल्सो पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट पी। लेट्स जस्ट से पी लेना है क्या, नहीं ए ले लेते हैं। और ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया है जी, वेक्टर ए। ये क्लियर है ना। लेट्स जस्ट से मैंने यहां पर एक रैंडम पॉइंट अज्यूम कर लिया जी, पॉइंट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है जी, वेक्टर आर। एक पॉइंट ऑलरेडी पता है, एक पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया, तो दो पॉइंट्स मिलने की वजह से क्या मैं यहां पर वेक्टर ए पी नहीं बना सकता, वेक्टर ए पी बना सकता हूं। वेक्टर ए पी कहां पर बिलोंग करता है, हिंट देता हूं, प्लेन के ऊपर। और हमारा वेक्टर एन कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर बोल सकते हैं भाई ए पी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, देयरफॉर ए पी डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। बट वेक्टर ए पी मतलब क्या रहेगा,
पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर n, दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्लियर है? कुछ नहीं, 4 से 5 लाइन में छोटा सा डायग्राम बना लो, लंबा मत खींचो। इस प्लेन को फिलहाल हमने पाई नाम दे दिया। So let phi is a plane through position vector A and perpendicular to vector n. Assume point P with position vector R on a plane we have vector AP on required plane. Since vector AP is perpendicular to vector n, ये बताने की जरूरत नहीं है क्यों, ठीक है। AP प्लेन के ऊपर है, वेक्टर n प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो AP और n हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे। Therefore, vector AP dot product with vector n is always equal to 0. अब हम क्या करेंगे जी, हम वेक्टर AP को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। ये क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मतलब वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट विथ वेक्टर n इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया कहाँ से आया? इसका क्वेश्चन करेंगे, आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो देखो, इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे, हम क्या जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन, ये माइनस ए डॉट एन उधर जाएगा तो प्लस, तो आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। अब देखो, वेक्टर ए पता रहेगा, वेक्टर एन पता रहेगा, और ये डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट के बाद हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। मतलब हमारे आरएचएस में ये जो भी रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है जी, ये एक स्केलर क्वांटिटी रहने वाला है। और इधर जो रहेगा हमारा पूरा का पूरा क्या रहेगा जी, वेरिएबल्स रहेंगे। ये समझ में आ गया? हमें जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है, हम इधर दिस वन और दिस वन, मतलब ये दोनों में से कोई भी एक पार्ट यूज कर सकता है। वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया? इसका कार्टेशियन भी लगे हाथ देख लेते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, डायग्राम सेम रहने वाला है, स्टेटमेंट्स कुछ चेंज हो जाएंगे।
अब देखो हम इसी वेक्टर फॉर्मेट में क्या करेंगे, लेट वेक्टर आर, हमने वेक्टर आर को अज्यूम किया था, पोजीशन वेक्टर आर को अज्यूम किया था। हम जिस किसी पॉइंट को अज्यूम करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे और उसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से रहेगा। एंड वेक्टर ए जो गिवन है, लेट जस्ट से दिस इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और हमें क्या गिवन है जी, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, वेक्टर n दिस इज n1 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस n3 k कैप। लेट जस्ट से पकड़ के चलो, फिलहाल हम इनके वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा अगर अज्यूम करके चलेंगे, क्या हम ये वैल्यू सीधा के सीधा हमारे वेक्टर फॉर्म में डाल सकते हैं एवरीवन? सो सिंस वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट विथ वेक्टर n इज इक्वल टू 0, सीधा वैल्यूज पुट करो जी। हम जानते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब करना रहेगा कैप कैप साथ में जाता है, ये बनेगा जी हमारा x माइनस a1 i कैप ब्रैकेट के अंदर, y माइनस a2 j कैप एंड z माइनस a3 k कैप डॉट विथ हमारा वेक्टर n क्या है जी, n1 i कैप n2 j कैप n3 k कैप इज इक्वल टू 0। और जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या रहता है, सेम कैप वाले साथ में जाते हैं, इसका मतलब आई कैप यहां से और वहां से, मतलब x माइनस a1 टाइम्स ऑफ n1 प्लस y माइनस a2 टाइम्स ऑफ n2 प्लस z माइनस a3 टाइम्स ऑफ n3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, आपको यहाँ पर a1 a2 a3 n1 n2 n3 की जगह जो भी कोई दूसरा वैल्यू मिला रहेगा वो आप सीधा यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मेट हमें कहाँ से मिला, जब हमने इसको फॉलो किया r माइनस ए डॉट एन। वॉट इफ अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो सीधा डॉट प्रोडक्ट करना है, r डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन, तो r डॉट एन मतलब क्या रहेगा आपका, देखो क्या बन जाएगा आपका n1x प्लस n2y प्लस n3z इज इक्वल टू a1 n1 a2 n2 a3 n3, और राइट हैंड साइड पे आपका सिर्फ स्केलर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे क्या आ जाएंगे जी, वेरिएबल्स आएंगे। अब अगेन वेरिएबल्स भी देखो लीनियर है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि n1 n2 n3 a1 a2 a3 हमें पता रहेंगे। ओवर द टाइम यू विल फाइंड आउट जो भी हमारे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, वो उस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। स्टेटमेंट याद रखना ही है, n1 n2 n3 किसके साथ है, एक्स वाई और जेड के साथ है। x के साथ कौन है, n1, y के साथ n2, z के साथ n3, ये किसके डायरेक्शन रेशियोज है, वेक्टर n के डायरेक्शन रेशियोज है। तो बेसिकली हमारे किसी भी प्लेन के इक्वेशन में जो x y z के कोएफिशिएंट्स होते हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। आपको आइडिया आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बट यहां तक लिख लिया, ओके। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कम से कम 2-3।
फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला है, बट हम दोनों फॉर्मेट फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म, थ्रू 2i cap plus 3j cap minus 4k cap and perpendicular to vector and perpendicular to vector 2i cap minus j cap plus 2k cap। इसके दोनों फॉर्मेट फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। तो चलो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म के लिए जाते हैं। हमें क्या पता है जी, हमें वेक्टर ए पता है, हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर ए क्या है जी, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और हमारा वेक्टर n क्या है जी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, मतलब 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, एंड हम वेक्टर r अज्यूम करके चलते हैं विच इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए आई विल सजेस्ट हमारा सेकंड वाला फॉर्मेट यूज कर लिया करो, विच इज व्हाट, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। कोई भी कर सकते हो, इधर क्या रहता है आपके वेरिएबल्स और स्केलर क्वांटिटी अलग अलग हो जाता है, एंड इसी को आगे आप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स ऑल। आप अगर यहाँ से ऐसा करना चाहते हो तो भी चल जाएगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर ए डॉट विथ वेक्टर n, देखो क्या आ जाएगा आपका, x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस y माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1 प्लस z प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? टू एक्स माइनस 4 माइनस वाई प्लस 3 प्लस 2z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर मिलता है जी 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको लगे तो वेक्टर इक्वेशन में भी अगर करना रहेगा तो हमें मिलेगा जी वेक्टर r डॉट वेक्टर n ना, तो वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू a डॉट n, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 4 माइनस 3, बेसिकली यही मिलेगा 4 माइनस 3 माइनस 8, आपको माइनस 7 मिलेगा। ये हमारा बन जाता है जी कौन सा वाला फॉर्मेट, वेक्टर फॉर्मेट, और ये बन जाता है जी हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट। अब कार्टेशियन फॉर्मेट में देखो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स क्या है, 2 माइनस 1 एंड प्लस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। वेक्टर एन को देखो प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। ये क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशंस रखा करो, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में आपको जो क्विकली असेंबल करना पड़ता है डेटा, लाइक मुझे अगर ये प्लेन का इक्वेशन दिया गया, फाइंड आउट करो इसको परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, सिंपल बात, एक्स वाई जेड की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 6, -2, -3 and perpendicular to vector I cap minus j cap plus 2 k cap. पॉइंट को चाहे तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर वाले फॉर्मेट में कर लो। पहले कौन सा करना है, कार्टेशियन करना है या वेक्टर फॉर्मेट करना है? वेक्टर फॉर्मेट अगर करना चाहते हो, वेक्टर फॉर्मेट के लिए हम क्या चूज करेंगे जी? वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। वेक्टर r हमें पता नहीं रहता, हम उसको अज्यूम करके चलते हैं, इसलिए वेक्टर r को वैसा का वैसा ही लिखा। वेक्टर n, हमारा वेक्टर n गिवन क्या है जी? दिस पार्ट i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप इज इक्वल टू वेक्टर a। हमें वेक्टर a पता है क्या? नहीं। क्रिएट कर सकता है क्या? हाँ। 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3 k कैप। हमारा वेक्टर n इज दिस i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब अब क्या आएगा आपका? 6 इंटू 1 6 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस 6। तो हमारा वेक्टर इक्वेशन r डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू प्लस 2। ये हमारा कौन सा वाला फॉर्मेट बन गया जी? वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज कैसा करना है? आपका वेक्टर फॉर्मेट में हमेशा वेक्टर आर रहेगा ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर भी रहता था। अब इसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है? बहुत इजी है। वेक्टर आर की जगह पर हम क्या अज्यूम करेंगे जी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जैसे ही ये अज्यूम कर लिया, आपका कौन सा वाला फॉर्मेट रेडी हो जाता है? कार्टेशियन। इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? सेम कैप वाले साथ में जाएंगे। x टाइम्स ऑफ 1 तो x, y टाइम्स ऑफ -1 -y, z टाइम्स ऑफ +2 प्लस 2z इज इक्वल टू 2। उधर का पार्ट अगर इधर लेकर आते हो, x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर कार्टेशियन इक्वेशन। This is our vector equation. What if, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ये रहता तो देखो क्या हो जाता? ओरिजिन, ये थ्रू ओरिजिन हो जाता। हमारा LHS तो यही रहता, RHS क्या हो जाता? टोटली जीरो हो जाता। कांस्टेंट टर्म मिलता क्या? नहीं मिलता। मतलब हमारा ये वाला पार्ट जीरो हो जाता था। और अगर ओरिजिन से जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना रहेगा? हिंट देता हूँ, जीरो रहेगा क्योंकि उसके थ्रू जा रहा है। ये क्लियर है? सेकंड वाले फॉर्मेट की तरफ जाने वाला है। उसके पहले ये वाले फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट? एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर पता रहेगा, मोर देन इनफ हो जाता है। नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज यूनिक फॉर अ गिवन प्लेन। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन डेटा आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओगे तो इजीली हो जाएगा।
A perpendicular is drawn from origin on a plane intersecting at point 4, -2, -5. फाइंड इट्स इक्वेशन. आपको इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है. हमारे पहले वाले तरीके से रिलेटेड है. आपको सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर रिकॉग्नाइज करना है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. A perpendicular is drawn from origin on a plane. मतलब मेरा अगर कोई भी अगर ओरिजिन रहेगा तो वहां से एक प्लेन के ऊपर क्या ड्रॉ किया है जी, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. अरे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो कौन से वाले पॉइंट पे भेज रहा है जी? 4, -2, -5. अगेन ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है. स्पेशली कहाँ से है? और ओरिजिन से जो भी वेक्टर ड्रॉ होता है वो क्या रहता है? हिंट देता हूँ, पोजीशन वेक्टर होता है. बट बेसिकली वो वेक्टर तो होता ही है. अगेन दिस वेक्टर इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन. मतलब यही वेक्टर अपना किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ वेक्टर एन, नॉर्मल वेक्टर की तरह एक्ट करेगा. ये समझ में आ रहा है? सो दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर एन. रिकॉग्नाइज अगर करोगे तो 4i कैप -2j कैप -5k कैप, ये हो जाएगा जी आपका वेक्टर n. एंड अगेन दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट? 4, -2, -5. उस वजह से आपका वेक्टर a भी क्या हो जाता है? ये समझ में आया? नाउ अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट अगर वेक्टर r अगर एज्यूम करता हूँ तो ये एक वेक्टर हो जाएगा. दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर परपेंडिकुलर. तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी? वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n. सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. r को कुछ लिखना नहीं रहता है, उसको वैसे ही छोड़ दिया. वेक्टर n को लिखेंगे जी 4i कैप -2j कैप -5k कैप इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट डॉट खेलना है. सिंपल. 4 × 4 16, -2 प्लस 4, -5 -5 प्लस 25, 25 प्लस 16 41 प्लस 4 45. दिस इज आवर वेक्टर इक्वेशन ऑफ. अब इसको कार्टेशियन में करना है तो सिंपल. आई कैप जे कैप के कैप की जगह पर उनकी जगह पर सिर्फ अब क्या करना है जी? एक्स वाई जेड लिखना है. 4x - 2y - 5z. आप कांस्टेंट को उधर रखना चाहते हो तो भी चलेगा, इधर लेकर आना चाहते हो तो भी चलेगा. ये अपना बन जाता है जी कार्टेशियन फॉर्म. क्वेश्चन में गिवन डेटा रिकॉग्नाइज करना ही ट्रिकी पार्ट था. इसीलिए क्या बोलता हूँ भी, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या कर लिया करो? डायग्राम बनाया करो. आप जब रीड करते हो तो एक एक पार्ट के ऊपर फोकस करते हो. परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओरिजिन, भाई क्या क्या है.
3D के अंदर उनका लोकेशन अलग अलग रहेगा। ओके ये ट्राई करके बताओ। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4x plus 8y minus z is equal to 5। आपको अब तक इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया था, सॉरी आपको अब तक वेक्टर दिया था और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना था। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, उसको जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके क्या निकालना है आपको, डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले हमें ये जो फॉर्मेट दिया है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे किससे मैच होता है, कार्टेशियन फॉर्मेट से। क्या कार्टेशियन फॉर्मेट को डायरेक्टली हम वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, वेक्टर आर को अलग लेकर आना है, एक्स वाई जेड की जगह पर हमें कैप्स चढ़ाना है। तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट को वेक्टर फॉर्मेट में सबसे पहले कन्वर्ट कर दो जी। इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या होगा, वेक्टर आर डॉट विथ 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 5। ये बन गया जी हमारा कौन सा वाला फॉर्मेट, वेक्टर फॉर्मेट। ये किसके साथ रिजेंबल करता है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। क्या ये इसके साथ रिजेंबल नहीं करता, करता है। वेक्टर आर के साथ जो भी होता है वो कौन होता है, वेक्टर एन होता है। तो देयरफॉर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वेक्टर एन मतलब क्या रहेगा जी, 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस k कैप। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू 4, 8, -1। बट हमें डायरेक्शन रेशियोज पूछा है क्या, हमें डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है। डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, हम जानते हैं कैसे निकालते हैं भाई डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस जो रहता है ना वो यूनिक क्यों होता है, क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो मतलब इस वेक्टर एन को अगर मैं इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दूंगा, मुझे आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो कुछ भी मिलेगा वो क्या रहेंगे जी, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। तो वेक्टर एन का मॉड क्या है ये देखो, रूट ओवर 16 प्लस 64 प्लस 1 रूट 81 मतलब 9 रहेगा। 9 से डिवाइड कर दो तो देखो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे जी, 4/9, 8/9 -1/9। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस of a vector perpendicular to given plane। दूसरे वाले तरीके पे चले, हमारा सेकंड वाला तरीका रहता है जी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। देखो स्टेटमेंट के ऊपर जाने से पहले ये कैसे बनाता है इसके ऊपर पहले ध्यान देना। हमारे 3D स्पेस के अंदर भाई ऐसा कोई तो एक प्लेन है, एग्जिस्ट करता है।
हमें इसके बारे में और कुछ नहीं पता, वेक्टर एन नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ओरिजिन से इसके ऊपर सिर्फ एक क्या ड्रॉ कर सकते हैं जी, हमें परपेंडिकुलर। किसी भी एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूनिक होता है। ये 2D में भी देखा हमने, एज वेल एज 3D में भी देखा। अगर मेरा ये प्लेन है, नीचे वाला फ्लोरिंग मतलब एक प्लेन है, और ये एक मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से ये नीचे वाले फ्लोरिंग के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने रहेंगे? एक ही रहेगा, एक ही रहेगा जो परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से हमें दिया हुआ है जी डी, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रहेगा, लेट से दिस इज पॉइंट ए, तो ये वेक्टर ओ ए बन जाएगा। वेक्टर ओ ए की डायरेक्शन में लेट से हमने एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया जी एन कैप, तो वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा? डी टाइम्स ऑफ एन कैप। डी इज द स्केलर क्वांटिटी, एन कैप इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो हमें वेक्टर ओ ए मिल गया, वेक्टर ओ ए इज डी एन कैप। अभी जो थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन किया था, वेक्टर एन भी वही था, वेक्टर ए भी वही था, इधर वही होने वाला। ये समझ में आ रहा है? अगेन हमने क्या किया जी, एक रैंडम पॉइंट पी अज्यूम कर लिया विथ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर, एपी कनेक्ट करके चलेंगे। अगेन एपी एंड ये वेक्टर डी एन कैप कैसे है? परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट। Vector equation of a plane, vector equation of a plane normal to a unit vector वेक्टर n, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, normal to a unit vector vector n drawn from origin which is at a distance small d is, अगेन ये स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे देखो जी, ओरिजिन से डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डाला है, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है जी? एन क्या। तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या रहेगा? सिंपल, वेक्टर आर माइनस वेक्टर डी, वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। और लास्ट टाइम के लिए जैसा बनाया था वैसे अब यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना लो। अगर इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से बनाना है तो वो बताओ। ओरिजिन को 3 एक्सिस की जगह एक सिंगल पॉइंट से दिखाते हैं, और हमारा प्लेन कौन सा है जी? ये वाला प्लेन है। और इस ओरिजिन से ये जो प्लेन है वो कितने डिस्टेंस पे है जी? लेट्स जस्ट से दिस इज एट अ डिस्टेंस डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे है।
दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट पी, ये पी का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा जी, वेक्टर आर रहेगा। ये इसके अलॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर एन कैप है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा जी, डी एन कैप हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है, पहले वेक्टर ए था पहले वाले फॉर्मेट में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एन कैप। डी एन कैप क्यों भाई, ये जो डी है कहाँ से डाला हुआ है, कौन से पॉइंट से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से, और ओरिजिन से जो कोई वेक्टर शुरू होता है वो कौन से टाइप का वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो हमें बेसिकली उस पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, ये वाला डायग्राम क्रिएट कर लो। देखो हमने सिर्फ पॉइंट पी अज्यूम किया है, बाकी सारा का सारा पार्ट गिवन है। Let pi is required plane at perpendicular distance d intersecting at point A since n cap is unit vector perpendicular to plane, therefore position vector of A is given by d times of n cap. Assume point P with position vector R on required plane। देखो ये ऊपर ब्लैक कलर में जो भी लिखा है वो गिवन डेटा है, हमने अज्यूम क्या किया है, सिर्फ पॉइंट P अज्यूम किया है। Since vector AP is perpendicular to vector OA, क्या मैं यहां से शुरुआत कर सकता हूँ डायग्राम को देखकर, क्या हम बोल सकते हैं वेक्टर AP इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर OA, AP OA ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जी, देयरफॉर वेक्टर AP डॉट डॉट वेक्टर OA इज इक्वल टू आएगा जी 0। वेक्टर AP क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मतलब ये बनेगा जी वेक्टर R माइनस वेक्टर DN कैप डॉट विथ वेक्टर OA क्या है, वेक्टर OA क्या है, DN कैप। DN कैप लेकर चलेंगे तो भी चल जाएगा। हम वेक्टर OA की जगह सिर्फ वेक्टर N लेकर चलेंगे तो भी चल जाएगा, देखते क्या होता है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओपन करो, देखो हमें क्या मिलता है, वेक्टर R डॉट DN कैप इज इक्वल टू सॉरी माइनस n कैप इंटू n कैप, n कैप डॉट n कैप, i कैप डॉट i कैप क्या रहता है, 1 रहता है, j कैप डॉट j कैप, कोई भी दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है,
तो ये हमारा क्या रह जाएगा जी, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो दिस इज डी टाइम्स ऑफ एन कैप, डी इज अ स्केलर, क्या मैं डी कॉमन निकाल सकता हूँ? तो डी अगर कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक क्वांटिटी और वो दूसरा क्वांटिटी है, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, बट डी कभी 0 होगा क्या? जिस तरीके से हमने अज्यूम किया है, इज डी इज इक्वल टू 0, नहीं, तो इसका मतलब हमारा ये वाला पार्ट 0 रहेगा। सो वी गो वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस डी इज इक्वल टू 0, दैट इज वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये बन जाता है जी हमारा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। मैच कर रहा है? अब अगेन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे कौन रहेगा जी, हमारा वेरिएबल रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा जी, हमारा स्केलर क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, जो हमने पहला वाला इक्वेशन देखा था ना, वेक्टर इक्वेशन, उसमें ऑब्जर्व करो क्या था, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, बराबर है। ये पहला वाला टाइपोलॉजी था। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटी तो ये है, दोनों के एलएचएस में वेरिएबल है, दोनों के आरएचएस में स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द डिफरेंस? नॉर्मल वेक्टर अगर वेक्टर एन के टर्म में लिखोगे तो हमारा पहले वाले टाइप का इक्वेशन बनता है, बट उसी वेक्टर एन को अगर आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हो तो देखो एलएचएस में जो स्केलर मिलता है, डी हमने क्या अज्यूम किया है, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। वेक्टर फॉर्म, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अब हम क्या करेंगे जी, इसी वेक्टर फॉर्म के अंदर जो जो डेटा हमने अज्यूम किया था उसको हम रिप्लेस कर देंगे कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए। कार्टेशियन फॉर्मेट में जाते टाइम देखो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को ओ पकड़ लिया, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या अज्यूम किया है जी, डी अज्यूम कर लिया। ये जो यूनिट वेक्टर एन है उसको थोड़ा सा कुछ अलग से अज्यूम करके चलेंगे, जैसे कि फॉर कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, let vector n cap is li cap plus mj cap plus mk cap। ये अज्यूम, ये समझ में आ रहा है ये lmn क्यों लिया? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर अगर रहेगा तो ये डायरेक्शन रेशियोज लेकर आएगा या डायरेक्शन कोसाइंस? यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस लेकर आता है, इसलिए हमने क्या अज्यूम कर लिया जी, n cap इज इक्वल टू दिस। एंड वेक्टर r को क्या अज्यूम करके चलेंगे जी, x i कैप y j कैप z k कैप। और हमारा वेक्टर फॉर्मेट वाला क्या मिला था जी, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या मिल जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट विथ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ये हमें कौन सा वाला फॉर्मेट मिला जी, कार्टेशियन फॉर्मेट।
अब जो आपको पिछले वाले ऑब्जर्वेशंस बोले थे वहां पर एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स थे वो डायरेक्शन रेशियोज थे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर थे। यहां पर एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स थे वो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर है। ये दोनों फॉर्मेट को याद रखने का आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा, डोंट वरी। राइट हैंड साइड हो गया, ये नॉर्मल फॉर्म हम सबसे आखिर में ले सकते थे, बट अभी लेने के पीछे रीजन क्या है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है पहले और दूसरे वाले टाइपोलॉजी में। जैसे कि सबसे वाला पहला क्या बोला था जी हमने, पॉइंट एन वेक्टर एन, ये हमें पता रहेगा। और दूसरा वाला तरीका क्या बोला जी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी और क्या पता रहेगा जी, एन कैप पता रहेगा। ये गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमने कौन से वाले इक्वेशन बनाए जी, वेक्टर इक्वेशन बनाया एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट मतलब क्या था जी, हमारा वेक्टर ए था, तो हमने क्या लिखा था जी, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, यही देखा था। और अभी ये जो सेकंड वाला फॉर्मेट देखा, इसका वेक्टर इक्वेशन क्या है जी, वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों एक साथ दिखेंगे। सिमिलरिटी, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रहेगा, दोनों के राइट हैंड साइड में स्केलर क्वांटिटी रहने वाला है। डिफरेंस, ऊपर नॉर्मल वेक्टर एन है, नीचे यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, बेसिकली ये वाली इक्वेशन को जैसे ही मैं एन कैप के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, मुझे जो भी कांस्टेंट मिलेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्मेट में हमने क्या देखा था जी, यहाँ पर n1x प्लस n2y प्लस n3z इज इक्वल टू जो भी स्केलर क्वांटिटी आता था वो देखा था। अब यहाँ पर n1 n2 n3 की जगह पर देखो क्या है जी हमारा, lx प्लस my प्लस nz। वेक्टर n के लिए n1 n2 n3 क्या थे जी, डायरेक्शन रेशियोज थे, बट यूनिट वेक्टर n के लिए ये बेसिकली क्या रहेंगे जी, डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। तो दोनों में डिफरेंस यही है। और ये करने के बाद आपको इधर जो भी स्केलर क्वांटिटी मिलता है, दिस स्केलर क्वांटिटी इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। Find equation of a plane at a distance 5 units from origin and j cap is a unit vector perpendicular to it. आपको पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर दिया गया, आप पहले तरीके से गए। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड यूनिट वेक्टर दिया गया, आप दूसरे तरीके से जाओगे।
तो देखो हमें क्या करना है जी, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, सीधा लिख सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन के लिए हमें पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हमें d इज इक्वल टू क्या पता है जी, 5 यूनिट्स पता है। हमें एन कैप इज नथिंग बट जे कैप, ठीक है। तो हमारा वेक्टर इक्वेशन वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, मतलब वेक्टर आर डॉट विथ जे कैप इज इक्वल टू 5। दिस बिकम्स वेक्टर इक्वेशन। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्मेट क्या रहेगा जी, वेक्टर आर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर सिर्फ जे कैप है, मतलब आई कैप और के कैप के कोएफिशिएंट 0 रहेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा जी, y इज इक्वल टू 5। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखो ये प्लेन की इक्वेशन में x और z वेरिएबल्स है क्या, x और z वेरिएबल्स नहीं है। इसका मतलब ये जो प्लेन रहेगा वो x एक्सिस एंड z एक्सिस दोनों को पैरेलल है। ये x एक्सिस और z एक्सिस दोनों को पैरेलल है। और y इज इक्वल टू 5 मतलब कैसा रहेगा, अगर ये x एक्सिस है और ये सामने की तरफ ले जैसे z एक्सिस जा रहा है या फिर ऐसे z एक्सिस जा रहा है, और ये आपका कौन सा है जी, y एक्सिस। y इज इक्वल टू 5 मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसको पैरेलल कुछ ऐसा प्लेन रहेगा जो x एक्सिस को भी कट नहीं करेगा, z एक्सिस को भी कट नहीं करेगा, वो सिर्फ y एक्सिस को कट करेगा। आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आपके दोनों टाइपोलॉजी को हेल्प करेगा। रेडियस वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 26 to normal form also find फिलहाल तो इतना ही कर लेते हैं। इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है, क्या ये नॉर्मल फॉर्म है क्या, ये हमारा कौन सा वाला फॉर्मेट है, r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n, ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेरिएबल्स हमारे ये वाले फॉर्मेट से मैच हो रहा है। बेसिकली पहला वाला पार्ट हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये वाला पार्ट यहां से यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वेक्टर n को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, n कैप के अंदर कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो क्या मैं मॉडुलस ऑफ n से दोनों साइड पे डिवाइड करूंगा तो इक्वालिटी के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर रिड्यूस करना है तो हम शुरुआत कैसे करेंगे जी, वी हैव वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n फॉर्मेट। फॉर नॉर्मल फॉर्म हमें किसकी जरूरत है जी, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, ये वाले फॉर्मेट की जरूरत है। दोनों में डिफरेंस जैसे रिकॉग्नाइज होता है, सीधा हम यहां से शुरुआत करेंगे। सिंस वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 26 डिवाइड विथ मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। वेक्टर n तो रिकॉग्नाइज कर लिया,
वेक्टर एन हमने ये पकड़ा है जी, तो इसका मॉडुलस क्या रहेगा? 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, कितना होता है? 13 √169 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा जी? बेसिकली 13। ओके, तो यहाँ पर मैं 13 से अगर थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा, सिंस वेक्टर आर therefore divided by 3i cap minus 4j cap plus 12k cap divided by 13 is equal to 26 by 30। तो देखो ये बन जाता है जी वेक्टर आर डॉट विथ 3/13 आई कैप माइनस 4/13 जे कैप प्लस 12/13 के कैप इज इक्वल टू 2। अब ये जो रिजेंबल करता है, ये किसके साथ करता है जी? इसके साथ, बिकॉज आई कैप जे कैप के कैप के जो कोएफिशिएंट्स है उनके बीच में रिलेशन देखना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये रिजेंबल करता है जी हमारा इसके साथ वेक्टर आर डॉट विथ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी। इसके साथ मैच करता है। तो किसी भी नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना काफी इजी। हमें सिर्फ उस वेक्टर को कौन से वाले वेक्टर में कन्वर्ट करना है? एक यूनिट वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको जो भी कांस्टेंट मिलेगा दैट कांस्टेंट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब यहां पर मैं नेक्स्ट पूछने वाला था जी, ऑल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हमें राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या मिला है? 2 मिला है, जो किसके बराबर रहता है जी? डी के बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डी के बराबर। Convert into normal form. Also find perpendicular distance from origin. Number 1, x minus 2y plus 2z is equal to 12. आपको इनको कन्वर्ट करना है जी। सबसे पहले
नॉर्मल फॉर्म में। अब ये सारे के सारे इक्वेशंस आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप इनको क्या करो जी, वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। वेक्टर फॉर्मेट में जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपको वेक्टर आर और वेक्टर एन अलग अलग मिल जाएंगे। और नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करना है, हमें वेक्टर एन को यूनिट वेक्टर एन के अंदर कन्वर्ट करना है। जो पिछला वाला रिड्यूस वाला दिया था ना फॉर्मेट, ये वही है। क्या है जी पहले वाले का, इसको सबसे पहले वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर आर डॉट विथ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 12। ये नॉर्मल वेक्टर है ना, इसको हमें इसी के मॉडुलस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाता है जी, वेक्टर आर एन कैप। ठीक है, ये एन कैप वाला फॉर्मेट बन जाता है। इसका मॉडुलस क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4। ये बन जाता है जी उसका नॉर्मल फॉर्मेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4। एन कैप चाहे तो मेंशन कर दो वहां पर, वेक्टर आर 1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप इज इक्वल टू 4। ये बन गया जी आपका नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म जैसे ही बनता है आपका जो कांस्टेंट टर्म है इट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, वेक्टर आर डॉट 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू -49। नेगेटिव आ सकता है, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। इसका मॉड क्या है जी 7। ये बन जाता है जी वेक्टर आर डॉट 6/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप माइनस 2/7 के कैप इज इक्वल टू -7। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं। तो कांस्टेंट नेगेटिव साइन का मतलब एक ही रहेगा, दूसरे साइड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 7। नेक्स्ट √3 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये मिलेगा जो आपको वेक्टर आर डॉट 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप इज इक्वल टू क्या मिला जी 5/√3। अब देखो और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्ट गौर करो। हमने ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d बोला है, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर n क्या अज्यूम किया था, उसकी वजह से ये OA क्या बन गया था हमारा dn कैप, बराबर है। हमने n कैप को क्या अज्यूम किया था, L M N ऐसे अज्यूम किया था। तो मेरा dn कैप क्या बन जाएगा, मतलब मेरा वेक्टर OA क्या बन जाएगा, वेक्टर OA विच इज dn कैप, ये क्या बन जाएगा जी मेरा LD आई कैप प्लस MD
जे कैप प्लस एन डी के कैप बनेगा ना मेरा वेक्टर ओए। बट वेक्टर ओए क्या है? वेक्टर ओए इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, बराबर है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जब भी हम इसमें दिखाते हैं, बेसिकली आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स क्या रहते हैं? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इसके अकॉर्डिंग क्या रहेंगे जी? L टाइम्स ऑफ डी इंटू एम टाइम्स ऑफ डी एंड n टाइम्स ऑफ डी इंटू, गलती से बोला कॉमा, एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी, ये क्या रहेंगे जी? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए रहेंगे। बट ए कौन सा पॉइंट है? इट इज अ पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इंटरसेक्ट्स विथ आवर प्लेन। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालेंगे? सबसे सिंपल, हमें एल एम एन पता है। एल एम एन क्या रहता है जी? हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डी क्या रहता है हमारा? डिस्टेंस रहता है। इनका जैसे ही आप हर एक के साथ प्रोडक्ट कर दोगे, आपको क्या मिल जाता है जी? कोऑर्डिनेट ऑफ दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट अगर पूछा गया तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्या करो, इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के ऊपर ट्राई करके देखो। आपको डी पता है, आपको एल एम एन पता है, इनका सीधा प्रोडक्ट कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा जी? कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड विथ 1/3, 4 मल्टीप्लाइड विथ -2/3 क्या बनेगा? -8/3, और यहाँ पर +8/3। दिस पॉइंट विल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन दैट प्लेन। मतलब उस ओरिजिन से उस प्लेन के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर डाला गया है वो कौन से पॉइंट पे भिड़ेगा? इधर, ये वाले पॉइंट पे टिच्चू करेंगे उसको। यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करना है, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, 6, 3, -2, भाई ये उसी पॉइंट पे हो रहा है। चलो ठीक है, इधर इनका प्रोडक्ट करने का सीधा 1/√3 इंटू 5/√3, 5/3, 5/3 -5/3। भाई हमारा जो ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेगा वो ये पॉइंट पे मिलने वाला है। ये समझ में आ गया? आज सिर्फ ये दो तरीके के ऊपर प्रैक्टिस कर लो। दोनों के बीच का डिफरेंस प्लीज याद रखना, पहले वाले तरीके में ऊपर नॉर्मल वेक्टर है, दूसरे वाले तरीके में यूनिट वेक्टर है। दोनों के साथ आरएचएस में हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होता है, बट दोनों स्केलर क्वांटिटीज में डिफरेंस है। नॉर्मल वेक्टर के टाइम पे जो भी स्केलर क्वांटिटी रहेगा नॉर्मल है, बट यूनिट वेक्टर के टाइम पे जो भी स्केलर क्वांटिटी रहेगा, दिस डी, दिस इज व्हाट? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये काफी यूनिक होता है। ठीक है, ह्या दोघांमध्ये कन्वर्जन क्विकली करता आलं पाहिजे। ठीक है, कल हम क्या करेंगे जी? इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। वो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने का आखिरी वाला तरीका रहता है। ठीक है, आपको कोई भी एक इक्वेशन देने के बाद कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब ये इक्वेशन दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड यू आर लाइक सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। इस सिंपल इसमें नहीं आने वाला, फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। आपको सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्मेट में, फिर आपको यहाँ पर मिलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद ही हमें क्या मिलता है जी? कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको आज होमवर्क कुछ नहीं दे रहा, बस ये दोनों टाइप के ऊपर यू विल फाइंड आउट। इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना बहुत ईजी है। हमारा ट्रिकी पार्ट कहाँ पर आता है? एक प्लेन एक पॉइंट, एक प्लेन एक लाइन, दो प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन्स, मतलब वहां पर दिमाग खाता है। ठीक है, नॉर्मली प्लेन बहुत ईजी है।